हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में हमने पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम बहुत सारा प्रोबेबिलिटीज के बारे में पढ़े। एक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता था? एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब दूसरे इवेंट के होने या ना होने का चांसेस क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन क्या होता था कि ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका है। जैसे हम एग्जांपल लिए थे कि हम एक डाइस को थ्रो करेंगे, अगर ऑड नंबर आया तो हम एक कॉइन को थ्रो करेंगे, अगर इवन नंबर आया तो हम डाइस को फिर से थ्रो करेंगे। तो तुम्हें कंडीशन दिया गया है कि पहला कंडीशन है कि डाइस में इवन नंबर आ चुका है, अब बताओ 5 आने का क्या प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो बताओ इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी था। जो कंडीशन दिया गया है, मैं एक बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि दो प्रोबेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट वाला है इसमें से। एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और दूसरा है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम आज पढ़ेंगे, इसको हम बाइजेन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसी को हम बेस थ्योरम बोलते हैं। ये बेस थ्योरम को आज हम पढ़ने वाले हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। तो एक बार कंडीशनल को एक फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम बेस थ्योरम से शुरू करेंगे आगे। ठीक है, आओ। क्या होता है बेस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी का मतलब इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है, अब ए के होने का क्या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, इसका मतलब इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है, जो डिनोमिनेटर में है वो हो चुका है, जो न्यूमैरेटर में है उसके होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं मान लो निकाल रहा हूं, ठीक है, मैं मान लो कैलकुलेट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए। इवेंट ए है गेटिंग अ इवन नंबर। ठीक है, इवेंट ए है गेटिंग अ इवन नंबर। इवेंट बी है, अच्छा प्रोसेस क्या था? डाइस को थ्रो करेंगे, अगर इवन आया तो थ्रो अगेन, अगर ऑड आ गया तो कॉइन टॉस, कॉइन टॉस करेंगे। ठीक है, डाइस को पहले थ्रो करेंगे, इवन नंबर आया तो डाइस को फिर से थ्रो करेंगे, ऑड नंबर आया तो कॉइन को टॉस करेंगे, हेड या टेल आया देखेंगे। तो सबसे पहला इवेंट है गेटिंग अ इवन नंबर और दूसरा है गेटिंग अ 5। 5 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मुझे दिया गया है क्वेश्चन में कि इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है, मतलब डाइस में इवन नंबर आ चुका है। इवन नंबर आया तो क्या करेंगे, एक बार और थ्रो करेंगे डाइस को। अब 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम इसको क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है, अब बताओ बी के होने या ना होने का क्या प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो सर है इवन नंबर लाना, तो 1/3 मतलब 3/6 है, तो 1/2, सॉरी 1/2, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है 3/6, तो 1/2 हो गया। 3 तो इवन नंबर आउट ऑफ 6 टोटल नंबर्स, 1/2। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 5, 5 लाना है तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिर्फ बी होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6। दोनों के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2 इंटू 1/6, 1/2 इंटू 1/6। क्लियर है बात? तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज के क्लास में हम बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बेस थ्योरम क्या होता है, कहां पर यूज होता है, क्यों बेस थ्योरम को बनाया गया, और बेस थ्योरम से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आओ फटाफट से देखते हैं। बेसियन प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी इज नोन एज डिफरेंट इन डिफरेंट नेम्स। पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं इसे, रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मेरे अनुमान के हिसाब से आइदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से और बेस थ्योरम से, दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन तो आना गारंटी है ही है, आएगा ही आएगा, लिख कर रख लो। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पिछले क्लास में पढ़े थे, अभी वाले में हम लोग बेस थ्योरम पढ़ रहे हैं। दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस बेज ऑन एन इंग्लिश मैथमेटिशियन इन हिज वर्क नोन एज बेजियन डिसीजन थ्योरी।
ये एक थ्योरी दिया था जिसे बोलते हैं बेसियन डिसीजन थ्योरी। कब दिया था? 1763, 200 साल पहले, 200 से भी इनफैक्ट ज्यादा, 250 साल पहले। द थ्योरी कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट अ गिवन सैंपल इंफॉर्मेशन। Thus, a sample of 3 defective item out of 100 event A might be used to estimate the probability that machine is not working properly. ये हम टेक्निकलिटीज में जाएंगे आगे, तब समझ में आएगा। It is to be noted that Bayesian probability is based on the formula of conditional probability. बेस थ्योरम के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होता है। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, तो बेस थ्योरम हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बेस थ्योरम के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज होता है। where A1 and A2 are two event which are mutually exclusive, जो दोनों mutually exclusive भी है और exhaustive भी है, and B is a simple sample event which intersect each of the event A as shown in the Venn diagram. Venn diagram में देखो दो इवेंट है, इवेंट A, A1, A2, और B एक ऐसा इवेंट है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसका कुछ हिस्सा A1 में भी है, कुछ हिस्सा B1 में भी है। ठीक है, this is called posterior probability because it is calculated after information is taken into account. This is called revised probability as it is determined by revising the prior probability in the light of additional information gathered. This is called inverse probability also as it consists of finding the probability of a probability. हम probability का भी probability निकालते हैं, इसीलिए हम इसको inverse probability भी बोलते हैं। ये तो हो गया theoretical part, जहां से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है। अब आएंगे हम इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के अंदर में। तीन चार फॉर्मूलाज यहां पर हम देखेंगे। पहले तो समझेंगे कि बेस थ्योरम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आता है। ठीक है, देखो, however the Bayesian or the posterior probability is always conditional probability which are calculated for every event as follows. Posterior probability of any event A, event A का posterior probability क्या होगा? Joint probability of the event A divided by total of joint probability of all the event of A और marginal probability of another event B। कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं बताऊंगा। Joint probability is the product of prior probability of an event A and conditional probability of another event B, जिसे हम बोलते हैं B condition A, B condition A। अभी तक मेरे हिसाब से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। आया है समझ में? सच सच सोचना। तुम बोलोगे सर आप कैसे जान गए कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? मुझे पता है तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया है। बेस थ्योरम का तुम्हें नाम तक अच्छे से समझ में नहीं आया है। बाकी तो छोड़ो, फॉर्मूला तो छोड़ो, मैं जो 2 स्लाइड पढ़ा इसको तो छोड़ो, मुझे ऑलरेडी पता है ये बात। ठीक है, अब देखो स्लाइड नंबर 3 में कैसे फटाफट से सब कुछ समझ में आता है। उसके बाद तुम स्लाइड 1 और 2 रीड करने आओगे ना, तुम्हें सब वो लगेगा कि अरे ये तो वही चीज लिखा हुआ था, हम तो बेकार में नहीं समझ पा रहे थे। आ जाओ। पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 given event B is probability of A condition B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कंडीशन B, B ऑलरेडी हो चुका है, अब A1 के होने का क्या प्रोबेबिलिटी? B ऑलरेडी हो चुका है, अब A1 के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और B क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन A1। उसी तरीके से अगर A2 का निकालें तो ये है, अगर A3 का निकालें तो ये है, A4 का निकालेंगे तो A4 आ जाएगा, A5 का निकालेंगे तो A5 आ जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। कैसा क्वेश्चन करेंगे मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, आ जाओ, सुनो, एक काम करते हैं। एक क्वेश्चन है, हाँ है, चलो पहले क्वेश्चन करवाता हूं, या मैं एक क्वेश्चन पहले दूं तुम्हें? मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं पहले, पहले वो क्वेश्चन करेंगे फिर हम बुक का क्वेश्चन करेंगे। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पहले देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। ठीक है, टाइम लगेगा, समझ में आएगा, हड़बड़ाना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर इसे समझेंगे, हम मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दो।
कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, फिर हम बेस थ्योरम को आगे लेकर चलेंगे। बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखना बाकी क्वेश्चन के मुकाबले ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट होगा, ठीक है। एक कॉइन है, ठीक है, मेरे पास एक कॉइन है। ये कॉइन बैलेंस्ड होने का प्रोबेबिलिटी है 0.80 और अनबैलेंस्ड होने का प्रोबेबिलिटी है 0.20। मतलब बाइज्ड होने का प्रोबेबिलिटी है 0.20, अनबाइज्ड होने का प्रोबेबिलिटी है 0.80। कॉइन बैलेंस होने का मतलब है कि फेंकोगे तुम तो हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 50-50% होगा। कॉइन अनबैलेंस्ड होने का मतलब ये होता है कि कॉइन में थोड़ा डिफेक्टिवनेस है। ऐसा डिफेक्टिव है कि ज्यादातर बार हेड आता है और टेल कम आता है, या टेल ज्यादा आता है हेड कम आता है। तो इस तरीके का बाइसनेस, अनबाइज्ड होने का प्रोबेबिलिटी 0.8 है, बाइज्ड होने का प्रोबेबिलिटी 0.20 है। इफ द कॉइन इज बैलेंस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज, अगर बैलेंस है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है। और अगर कॉइन अनबैलेंस्ड है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.10 है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 0.90। बात समझ में आए? अगर कॉइन अच्छा है, कॉइन में कोई बाइसनेस नहीं है, कोई डिफेक्टिव नहीं है, तो हेड का प्रोबेबिलिटी 0.5, टेल का प्रोबेबिलिटी 0.5। लेकिन कॉइन अगर बाइस्ड है तो हेड का प्रोबेबिलिटी 0.1, टेल का प्रोबेबिलिटी 0.9। कॉइन बाइज्ड होने का प्रोबेबिलिटी कितना? 0.20। कॉइन अच्छा भला होने का प्रोबेबिलिटी कितना? 0.80। कॉइन को थ्रो किए तुम, अ कॉइन वाज थ्रोन एंड इट कम अप विद अ हेड। कॉइन को थ्रो किए और आया क्या? हेड आया। कॉइन को थ्रो करने के बाद क्या आ गया? हेड आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज बैलेंस्ड। तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कॉइन क्या था? बैलेंस था। अभी तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते थे सर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम ये करते थे कि हमें बता दिया जाता था कि कॉइन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। मतलब इवेंट ए ऑलरेडी हो गया है, अब इवेंट बी के होने का चांसेस बताओ। इवेंट ए हो गया मतलब कॉइन बैलेंस्ड है, अब बताओ हेड आने का चांसेस क्या है। कॉइन अनबैलेंस्ड है, अब बताओ हेड आने का चांसेस क्या है। तो हम क्या करते थे? 0.80 इंटू 0.50 कर देते थे, हमारा काम हो जाता था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में। लेकिन अभी हमें क्या बोला है? अभी हमें इसका उल्टा कैलकुलेशन करना है। इवेंट, सॉरी, हेड ऑलरेडी आ गया है, हेड आया है, अब बताओ कि ये होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, हेड आकर ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये हेड आया हो तो कॉइन क्या है? बाइज्ड है। लेकिन अगर ये हेड आया है तो कॉइन अनबाइज्ड है। तुम बताओ कॉइन के बैलेंस होने का मतलब अनबाइज्ड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब हेड तो आया है, इसके होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो तुम यहां पर क्या निकालोगे? हम यहां पर बेस थ्योरम यूज करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूं event A1, coin is balanced. Event A2, coin is unbalanced. इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.80। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.20। ठीक है। उसके बाद इवेंट बी तो है गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कंडीशन बी दिया हुआ है, सॉरी बी, तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन A1 दिया हुआ है। अगर कॉइन अनबैलेंस्ड है
ये सॉरी, अगर कॉइन बैलेंस्ड है तो हेड आने का चांस क्या है 0.5। और तुम्हें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन A2 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है सर, ये हमें दिया हुआ है 0.10। बात समझ में आया, इतना डेटा तुम्हें क्वेश्चन में दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन इज बैलेंस्ड और कॉइन इज अनबैलेंस्ड। कॉइन के बैलेंस होने का प्रोबेबिलिटी, कॉइन के अनबैलेंस होने का प्रोबेबिलिटी, प्रोवाइडेड हेड ऑलरेडी आ चुका है, हेड आ चुका है और उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, आओ मैं तुम्हें बताता हूं फॉर्मूला कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब हमें यहां पर क्या निकालना है, अच्छा यहां पर आ जाओ। अब मैं जो फॉर्मूलाज पढ़ा रहा था, क्या निकालना है अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोवाइडेड B हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोवाइडेड B हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, B मतलब हेड आ चुका है। अब बताओ A1 के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा जो निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोवाइडेड B हैज ऑलरेडी ऑकर, हेड ऑलरेडी आ चुका है, कॉइन के अनबैलेंस होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला सिंपली हम लगा देंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कंडीशन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कंडीशन B क्या बोलता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कंडीशन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन A1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यही था फॉर्मूला। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन का यही फॉर्मूला था, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना दिया हुआ है सर, A1 दिया हुआ है 0.80 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन A1 कितना दिया हुआ है, ये रहा बी कंडीशन A1 0.5 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी। हेड आने का प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आइदर बाइज्ड है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी प्लस अनबाइज्ड है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी। बाइज्ड है तो हेड कैसे आएगा 0.8 इंटू 0.5। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी। अच्छा कॉइन अगर बाइज्ड है, सॉरी कॉइन अगर अनबाइज्ड है तो अनबाइज्ड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी प्लस कॉइन अगर बाइज्ड है, बाइज्ड होने का प्रोबेबिलिटी 0.2, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.02, तो ये होगा 0.42। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी समझ में आया कैसे निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकला, बी मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी। अच्छा सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ इस क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें बोलता कि हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तुम कैसे कैलकुलेट करते सर, अगर कॉइन बाइज्ड है, सॉरी बैलेंस्ड है तो 0.8 इंटू 0.5, और कॉइन अगर अनबैलेंस्ड है तो 0.2 इंटू 0.1, तो ये हो गया 0.40, ये हो गया 0.02। टोटल हेड आने का प्रोबेबिलिटी, टोटल हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.42। ठीक है, ऐसे ही निकालते ना, ये तो बच्चों वाला कैलकुलेशन है इसीलिए इसको अलग से नहीं बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर 0.42 मैंने पुट कर दिया, तो 0.42 से डिवाइड कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आया 95%, 0.95, ये आ जाएगा 0.9। वैसे ही तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ, छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, A2 कंडीशन B कर सकते हो। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन A2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो A2 का कंडीशन क्या है, A2 होने का तो सर 0.20 दिया हुआ था, इंटू इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन A2 क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन A2 0.10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम निकाले हैं, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.05। ठीक है, तो इस तरीके से तुम बेस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। अब हम एक काम करते हैं,
एक क्वेश्चन और करेंगे, है सर, एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ, जो बुक में था, जो बुक में था, ठीक है, तुम क्वेश्चन पढ़ो, मैं तब तक इसको क्लीन करता हूं थोड़ा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सर, अ कॉलेज हैज 3 फैकल्टीज, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, in which 40% of the student belongs to arts, 50 to science and 10% to commerce. ठीक है, from the result of 2003 it was observed that 50% of art students, 60% of the science student and 20% of the commerce student pass in the examination. If a successful student is noticed, what is the probability that he was student of art, science और commerce? चलो मैं इसको फटाफट से तुम्हें एक डायग्राम बनाकर बताता हूं। एक कॉलेज है, इसमें 3 ठो ऑप्शन है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। आर्ट्स में 40% स्टूडेंट है, मतलब इसका है 0.40, ये है 0.50 और ये है 0.1। ठीक है, तीन ऑप्शन हो गया। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ 2003 इट वाज ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ द आर्ट स्टूडेंट, अगर आर्ट स्टूडेंट है तो इसमें पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.50। अगर साइंस स्टूडेंट है तो इसमें पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.60। और अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो इसमें पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.20। इफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट इज नोटिस्ड, अच्छा इवेंट A1 क्या ले लें? आर्ट स्टूडेंट। ये A2 क्या ले लेंगे? साइंस स्टूडेंट। और A3 क्या ले लेंगे? कॉमर्स स्टूडेंट। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.40। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.50। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.1। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, इवेंट बी इक्वल्स टू पास, इवेंट बी पास, पास होने का प्रोबेबिलिटी। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पासिंग स्टूडेंट आउट ऑफ A1। आर्ट्स स्टूडेंट है लेकिन पास हो गया, कितना है प्रोबेबिलिटी? 0.50। प्रोबेबिलिटी ऑफ पास प्रोवाइडेड A2, साइंस स्टूडेंट है लेकिन पास हो गया, 0.60। के बाद काम कर तो मिटा देते हैं, ये पुराने क्वेश्चन का है, इसको मिटा देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन A3, कॉमर्स का बच्चा है और पास हो गया, 0.20। इतना डेटा तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, ये 6 डेटा तुम्हें क्वेश्चन में दिया है। तो मैं एक काम करता हूं, अभी डायग्राम को मिटा दूं ताकि जगह हो जाए, हम कर पाए। इसका डायग्राम का काम खत्म, हम सारा टर्म्स को लिख लिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक बच्चा पास हो चुका है, बताओ आर्ट्स के होने का क्या प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्ट्स का बच्चा A1 कंडीशन बी, बी का मतलब वो पास हो चुका है, अब A1 के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? एक पास वाला बच्चा मिल गया है हमें, अब A1 के होने का क्या प्रोबेबिलिटी? दूसरा में पूछा है साइंस के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब A2 कंडीशन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कंडीशन बी। ये 3 क्वेश्चन हमें पूछा है, हमें दिया ये है, पूछा ये है। तो इसका फॉर्मूला तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्या लिखेंगे इसके फॉर्मूला में? सर इसका फॉर्मूला तो हमें आता है, अभी तो आप हमें करवाए थे 2 स्लाइड पहले, क्या लिखवाया था? A1 कंडीशन बी का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन A1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये तो हम चलो मैं एक कैलकुलेट करता हूं, 2 होमवर्क रहेगा, ठीक है, मैं पहले वाला करता हूं, क्योंकि बाकी में क्या है, A1 की जगह A2 लिख दोगे, A1 की जगह A3, A1 की जगह A3 लिख देना, बात खत्म। तो मैं खाली पहले वाला कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। पहले वाला के लिए मुझे जो डेटा चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ऑलरेडी है 0.40 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन A1 ऑलरेडी है 0.50 डिवाइडेड बाय, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब गेटिंग अ पास स्टूडेंट, स्टूडेंट पास हो गया उसका प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? तुम मुझे बताओ, एक बच्चा है, उसके आर्ट्स का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है और उसके पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? प्लस
एक बच्चा है, उसके साइंस का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है और उसके पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस एक बच्चा है, उसका कॉमर्स का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है और उसके पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आया? पास होने का प्रोबेबिलिटी इनटू उस स्ट्रीम में आने का प्रोबेबिलिटी, टोटल पासिंग का प्रोबेबिलिटी। आर्ट्स में से टोटल पास होने का प्रोबेबिलिटी 0.40 इंटू 0.4 इंटू 0.5, 0.20, 0.5 इंटू 0.6, 0.30, 0.4 इंटू 0.5, 0.1 इंटू 0.2, 0.02। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल कितना आ गया, इफ 0.52, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0. अब डिवाइड करके निकाल लो, तो ये आ गया 0.4 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.52, ये आ गया 38.46। बात समझ में आया? तो पहले वाले का आंसर कितना हो गया 38.46 और 38 को राउंड फिगर कर लो, इसको हम एक काम करते हैं 38.5 कर देते हैं राउंड फिगर। ठीक है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंडीशन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कंडीशन बी क्या आएगा, आंसर लिख लो, घर में खुद करना, 57.7 और ये आ जाएगा 3.8। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेस थ्योरम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं, बेस थ्योरम तो हो गया हमारा, अब आगे चलते हैं। अब मेरे हिसाब से सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा, देखो सारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट था, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन। हम क्या करते हैं इसमें, सिंपली प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट एक बार देख लो, P इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अमाउंट ऑफ मनी वन इज रिसीव्ड इन द इवेंट ऑफ सक्सेस। मान लो मेरा लॉटरी लगने का प्रोबेबिलिटी है 50% का, ठीक है, मेरा एक लॉटरी खरीदा हूं मैं टिकट, 50% चांस है कि मैं जीतूंगा, 50% चांस है मैं हारूंगा। अगर जीतूंगा तो मेरा लॉटरी लगेगा 1 लाख रुपए का, अगर हारूंगा तो 0। तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू है 50% ऑफ 1 लाख प्लस 50% ऑफ 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 50,000। दिस इज माई एक्सपेक्टेड वैल्यू, यही हमें यहाँ पर निकालना होता है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, अ मैन थ्रोज 5 dice one after another, he get 10, 20, 30, 40, 50 respectively. If he throws 6 each time, he will cease to get anything. So when he throws any other number, find the value of his expectation. तो मैं उसके एक्सपेक्टेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P1, P2, P3, P4, P5। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम इसको, ये क्वेश्चन तुम्हारे काम का नहीं है, इसमें जो एक्सपेक्टेशन दिया है ना, लेट अस स्किप दिस, नो नीड। बीकॉम एग्जाम्स के लिए या तुम जिस भी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नीड ही नहीं है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मैं वही अभी देखा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैं सिलेबस चेक किया कि ऐसा भी कुछ है तुम्हारे सिलेबस में, ये वाला नहीं है। तो तुम एक काम कर सकते हो, इस क्वेश्चन को तो छोड़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को ही स्किप कर देना। ठीक है, नो नीड टू स्टडी दिस पार्ट, जस्ट वहां तक पढ़ो, बेस थ्योरम तक पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।